नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है कैश क्लासेस में। कैसे आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? निरंतर नोट्स बनाते जा रहे हैं या नहीं? यदि नहीं बना रहे हैं तो ये अपने साथ धोखा कर रहे हैं। नोट्स आज के लिए नहीं बल्कि आज के साथ साथ भविष्य के लिए भी आपके लिए एक वो सोर्स है, स्रोत रहेंगी। ठीक है कि जो आप इससे नोट्स बनाएंगे, आप ये समझ कर रखिएगा मन में कि ये बहुत सारे सोर्सों का सम्मिश्रण है। ये किसी एक किताब द्वारा छाप नहीं दिया गया है, बल्कि कितनी किताबें, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हो, एनसीईआरटी उठाकर आप देखिएगा, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे अपने लेवल के हिसाब से उसको हमने यहाँ सम्मिलित किया है। राजपूत युग की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं चौहान अर्थात चाहमान वंश, चौहान डायनेस्टी। इनके पूर्व हमने 3 वीरों का जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, फायर पिट से उत्पन्न हुए थे, वो थे आपके गुर्जर प्रतिहार, परमार एवं गुजरात के चालुक्य। चौथा वंश उत्पन्न हुआ था चौहान वंश, चाहमान डायनेस्टी। इस वंश ने सभी दैत्यों को दंडित किया था, पराजित किया था, डिफीट किया था। जब राजपूत युग हम पढ़ा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो राजपूत युग को एक मैप के थ्रू आपके नजर के सामने मैं लाकर रख दूंगा। आप मैप के थ्रू देख पाएंगे कि इनका शासन कहां था। हालांकि मैंने इनकी राजधानियों के द्वारा उल्लेखित करने का प्रयास किया है कि ये कहां कहां राज्य कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार कहां थे? परमार मालवा में थे, है ना। इसके पूर्व कल की क्लास, पिछली क्लास में जो गुजरात के चालुक्य थे वो नाम में है गुजरात। वहीं पर बघेल वंश की नींव डाली लवण प्रसाद ने। बघेल वंश के अंतिम शासक हुए कर्क सेकंड। कर्क सेकंड को गुजरात का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ गुजरात। तो ये बहुत सारी जानकारियां थी। मैप के थ्रू अंतिम में आपके सामने, आपकी दृष्टि पटल के सामने मैं यहाँ पे छाप दूंगा, फिर आप उसे अपनी कॉपी पे छापना। चलिए चौहान वंश की बात करता हूं, जिसका दूसरा नाम चाहमान वंश है। ठीक है। कहा जाता है कि जो ये चौहान वंश थे या चौहान शासक थे, प्रारंभिक चरण में जो इनिशियल स्टेज था इनका, उसमें ये प्रतिहारों के सामंत थे। क्या कहा जाता था? प्रतिहारों के सामंत थे। फेडुलिस्ट कहें या फ्यूडल कहें, चौहान वाज अ फ्यूडलिस्ट ऑफ प्रतिहारस। ठीक है, प्रतिहारों के ये सामंत थे। ठीक है मित्रों, चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। और इन्होंने इसकी स्थापना करते हुए अपनी कैपिटल, राजधानी अहिछत्र को बनाई। किसे बनाई? अहिछत्र को। मैंने यहाँ पे अजमेर लिखा क्योंकि ये जो क्षेत्र था वर्तमान अजमेर का ही क्षेत्र था। मित्रों, प्रतिहारों के सामंत थे, कहने का मतलब कि जब वासुदेव जी ने इसकी स्थापना की, इस वंश की नींव डाली, तो इस समय वासुदेव जी प्रतिहारों के सामंत ही थे। किंतु एक अभिलेख है, शिलालेख है, बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया इंस्क्रिप्शन में उल्लेखित है कि वागपतिराज ये चौहान वंश के शासक थे। वागपतिराज प्रथम ने चौहानों को प्रतिहारों से स्वतंत्र करा दिया, इंडिपेंडेंट करा दिया। किससे? प्रतिहारों से। किसको करा दिया? चौहानों को। किसने करा दिया? वागपतिराज ने। किस वंश के शासक थे? चौहान वंश की। मित्रों, अगले शासक की बात करूं, अजय राज की बात कर रहा हूं। अजय राज के बारे में कहा जाता है इन्होंने एक सिटी बसाया, नगर बसाया, जिसका नाम था अजमेरू। अजमेरू को वर्तमान अजमेर के नाम से जाना जाता है। अगले शासक विग्रहराज, इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज प्रथम, ये महानतम शासक होते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं चौहान डायनेस्टी के, चौहान वंश के। इन्होंने एक उपाधि ली, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, बीसल देव। बीसल देव किसने उपाधि ली? विग्रहराज, जो कि चौहान वंश के शासक थे। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है हरिकेल, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बारंबार कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट जो होता है मैं बार बार उल्लेखित भी कर देता हूं। तो हरिकेल की बात कर रहा हूं मैं। हरिकेल, ये इसकी रचना जो है विग्रहराज ने की। हरिकेल किस वंश से संबंधित है?
हरिकेल है क्या? ये संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक बुक है, या कहें संस्कृत ड्रामा बुक है, संस्कृत लैंग्वेज में। मित्रों, हरिकेल के कुछ जो शब्द लिखे गए, हरिकेल में जो पंक्तियां हैं, उन हरिकेल बुक से, पुस्तक से कुछ पंक्तियां निकाल कर 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, कहाँ है? अजमेर में। तो 2.5 दिन के झोपड़े में जो इमारत है उसमें लिखे हुए हैं इस पुस्तक के कुछ अंश। ठीक है मित्रों, प्रारंभ में 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ना, ये चौहान वंश से संबंधित है। चौहान वंश के राजा विग्रहराज का ये पहले विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत विद्यालय था, किंतु जब दिल्ली सल्तनत पर शासन करने आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। क्लियर है? विग्रहराज प्रथम के जो राजकवि थे, या कहें पोएट ऑफ स्टेट, या कहें कोर्टली पोएट, ठीक है, या कहें पोएट ऑफ कोर्ट, तो वो थे सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। और इनकी बुक का नाम है ललित विग्रहराज। नाम देखिएगा, ललित विग्रहराज। लेकिन नरपति नाल, ये एक कवि हैं, नरपति नाल, इनकी पुस्तक का नाम है बीसल देव रासो। इनके टाइटल के नाम पर, विग्रहराज बीसल देव के नाम पर ही पुस्तक की रचना कर बैठते हैं, बीसल देव रासो के नाम से। किसने की? नरपति नाल ने। जबकि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। अगले महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज थर्ड, जिन्हें हम आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। बहुत महान शासक थे चौहान डायनेस्टी के। ठीक है, चौहान डायनेस्टी के अत्यंत महान शासक थे, याद रखिएगा। तो इस क्रम में बात करते हैं इनके टाइटल के बारे में। इनकी एक उपाधि थी जिसका नाम है राय पिथौरा। राय पिथौरा किसने उपाधि ली? वो पृथ्वीराज थर्ड थे। पृथ्वीराज चौहान, याद रखिए, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाने जाते हैं, कभी कभी राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है मित्रों, इनके राज कवि कौन थे? कोटली पोएट जो थे वो चंद्रबरदाई थे। बहुत नाम सुना होगा इनका। तो चंद्रबरदाई की एक रचना भी याद कर लीजिए, और याद भी होगी, आम जाहिर सी बात है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है, और ये इनके राज कवि थे। निर्माण कार्य की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन कुछ करवाया पृथ्वीराज थर्ड ने, तो उसके बारे में कुछ ही साक्ष्य मिले हैं कि कहा जाता है रणथंभौर में, रणथंभौर में जो जैन मंदिर है, तो जैन मंदिर के शिखरों का निर्माण करवाया। जो जैन मंदिर है रणथंभौर में, उनके शिखरों का निर्माण करवाया, अर्थात कंस्ट्रक्ट द पीक ऑफ जैन टेम्पल। इनके युद्धों की बात की जाए, क्योंकि युद्ध ही इनके इंपॉर्टेंट है। पहला तो जान लीजिए कि जो ये बीसल देव है ना, बीसल देव मतलब विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज प्रथम की ही उपाधि है बीसल देव। तो बीसल देव के पुत्र का नाम था नागार्जुन। तो सबसे पहले नागार्जुन ने गद्दी को लेकर विद्रोह कर दिया, अर्थात नागार्जुन ने रिवोल्ट कर दिया, और इस रिवोल्ट का अंत करते हैं विद्रोह का पृथ्वीराज थर्ड। 1182 में 1182 एडी या कहें ईस्वी में जो चंदेल शासक होते हैं परमार्दी देव, परमार्दी देव चंदेल वंश के राजा होते हैं। चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव के सेना नायक थे, कमांडर थे, चीफ ऑफ आर्मी थे। उनका नाम था आल्हा उदल। खूब नाम सुने होंगे, आल्हा उदल। आल्हा उदल को पृथ्वीराज थर्ड ने 1182 में पराजित कर दिया। आल्हा उदल वाज डिफीटेड बाय द पृथ्वीराज थर्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1191 ईस्वी, 1191 एडी, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध अर्थात बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, वो बीच किसके बीच में हुआ? वो पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध। याद रखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में पहली बार जब युद्ध होता है तो गौरी पराजित हो जाता है एवं पृथ्वीराज थर्ड विजयी होते हैं। किंतु मोहम्मद गौरी बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। साम्राज्यवादी विस्तार, जो उसकी विस्तार नीति थी, वो कहाँ ठहर पाती? एक युद्ध हारने के बाद उसे गहरा आघात लगा कि मैं कैसे हार गया।
उसने पुनः आक्रमण की सोची और कर भी दिया। 1192 ईस्वी में, ज्यादा समय भी नहीं लिया, 1191 में हारा और 1192 ईस्वी में एडी में तो ठीक एक साल बाद एक वर्ष बाद आक्रमण किया और उस आक्रमण को नाम दिया गया तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। याद रखिए, सेकंड बार में दूसरे बार में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज थर्ड पराजित हो जाते हैं। एक नोट मैंने लगाया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती इनको गरीब नवाज कहा जाता है। ये पृथ्वीराज थर्ड के समय ही अजमेर आते हैं, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। अगले शासक है हरिराज। कौन है? हरिराज के बारे में इतना जानना है कि ये अंतिम शासक होते हैं चौहान वंश के, चाहमान डायनेस्टी के। द लास्ट रूलर ऑफ चाहमान डायनेस्टी वो थे हरिराज जी। आज चौहान वंश भी हो। अगले वंश की बात करेंगे। देखिए, राजपूत टाइम की मैंने चारों वीरों का उल्लेख कर दिया, गुर्जर, कटियार, परमार, गुजरात के चालुक्य अर्थात सोलंकी और चौहान। अब जो बात करेंगे गढ़वाल वंश, चंदेल वंश का नाम आ गया, चंदेल वंश की बात करेंगे। मित्रों, मध्य प्रदेश जीके में ये सब पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री में, लेकिन वहां मैं कम पढ़ाऊंगा, अभी बता देता हूं, क्योंकि यहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन डायनेस्टियों के बारे में, इन वंशों के बारे में, तो यहाँ अच्छे से पढ़िए, वहां मैं तो पढ़ाऊंगा ही। खैर ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए और पूरा वीडियो देखने का भरसक प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।